नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। हर महिला दिवस के आसपास महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा तेज हो जाती है, लेकिन आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पार्टियां समय समय पर तमाम वादे करती रही हैं, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन साबित हुए हैं और इन आश्वासनों के पीछे चेहरे अलग अलग हैं, पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन इंतजार एक है। ये इंतजार है देश की आधी आबादी का, जिन्हें अगर वाकई उनका हक दिलाना है तो 50% दीजिए। लेकिन विडंबना यह है कि 33% प्रतिनिधित्व देने पर भी इस देश की सियासत में आज तक एक मत नहीं हो पाया। कभी कोटे के भीतर कोटे का मसला उठा, कभी पार्टियों को लगा कि अगर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट करने का प्रावधान हो गया तो उनके वोट बैंक का क्या होगा। वोट बैंक आड़े आता रहा और महिला हित हाशिए पर ढकेला जाता रहा। 2019 के ऐतिहासिक चुनाव से पहले हम खड़े हैं। 2014 का चुनाव आप याद कीजिए। आज हम 5 साल का सफर तय करके 2019 तक पहुंच गए हैं। 2010 में राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ था उसकी वैधता इस सत्र तक बरकरार थी। मांग उठती रही, लेकिन बहुमत धरा का धरा रह गया। वादों का बाजार फिर से अब एक बार गर्म है। राहुल गांधी ने आज कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो महिला आरक्षण विधेयक को पास करने का प्रयास वो करेगी। कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने मौजूदा सरकार को घेरा है और कहा है कि 5 साल तक पीएम मोदी ने सिर्फ भाषण दिया, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक पर कुछ नहीं किया। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में महिलाओं को उनके हकों से वंचित रखा जाएगा। हालात ये हैं आज कि फिलवक्त संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 12% है। लोकसभा सदस्यों की बात करें तो आंकड़े और भी ज्यादा निराश करते हैं। 2014 की लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी 15% से भी कम है। इन हालातों से भारत की सियासी पार्टियों की कथनी और करनी में फर्क समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम सवाल पूछेंगे कि आखिर महिला अधिकारों को लेकर ऐसी उदासीनता क्यों है। और आइए इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले उनसे परिचय मैं आपका करवा दूं। जयप्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से, आपका बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में, आपका भी स्वागत है। शुभांगी सिंह मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है। शिल्पी चौधरी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका स्वागत है। मैत्रेयी शाक्य हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और रफत फातिमा हमारे साथ रहेंगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं शुरुआत करना चाहती हूं जयप्रकाश पांडे जी आपसे ही, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 2014 का चुनाव हमें याद है, उससे पहले का कैंपेन हमें याद है, और जो भी बातें कही गई होंगी मुझे लगता है कि इस देश के हर व्यक्ति को फिर से एक बार याद करना चाहिए। और आज महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को फिर से एक बार याद करना चाहिए, जब कहा जाता है कि जब बहुमत की सरकार होगी तो हम महिला विधेयक पास करवाएंगे। और यहां तक कि जो घोषणा पत्र है उसमें तक इसका वादा होता है, इसका जिक्र होता है, लेकिन उसके बावजूद आज आपको कहा जा रहा है कि 5 साल तक पीएम मोदी ने सिर्फ भाषण दिया, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कुछ नहीं किया। और आज देखिए फिर से एक बार हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। देखिए शुभ्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के दौर से ही महिला शक्ति के संदर्भ में जो नीति रही है वो भारतीय सनातन परंपरा के तहत ही वो मातृशक्ति के पुनर्स्थापना का प्रबल पक्षधर है। अब ये जहाँ तक राजनीति का सवाल है, आप जानती हैं कि इसमें हद तक तो थोड़े बहुत संशोधन से कांग्रेस भी पक्ष में है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य देश का ये है कि सामाजिक न्याय के नाम पे जो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है वो आधी आबादी के साथ न्याय के विपरीत वही खड़े हैं और वो तमाम हंगामा बर्पा करते हैं, चाहे सपा हो या वहाँ भी राजद हो। ऐसे तमाम लोग आ खड़े हो जाते हैं और वो महिला में अंतर करते हैं कि नहीं शिक्षित महिलाएं, अगड़ी महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं। तो जाहिर बात है कि ये महिला का जो मुद्दा है ये सर्वदलीय मुद्दा है, भारत की आधी आबादी इस राष्ट्र को सशक्त करने का है, तो इसमें राजनीतिक सहमति होगी तभी ये होना। लेकिन दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि दुनिया के किसी भी देश में जो सामाजिक सशक्तिकरण होता है वो कानून की बैसाखी से बहुत महत्व नहीं रखता है। अगर मान लीजिए सदन को निचले स्तर पर देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया था 1/8। मैं गांव का रहने वाला हूं, पूरा प्रशासनिक शब्दावली में आज भी लिखा जाता है कि पति प्रधान की सूचना के अनुसार ये मिला। मतलब अधिकारी जाते हैं गांव में और ये है कि पत्नी से मिल, जो प्रधान है
उनकी कैंपेन और वो सब तो छोड़िए, वो मिल नहीं पाते हैं। सूचना पति देता और लिखा जाता है कि पति प्रधान ने सूचना दे दी। तो जाहिर बात है कि केवल यही हल नहीं है, हम एक राजनीतिक दल में इसके पक्ष में हैं सर। लेकिन ये है कि समाज गहरे कारण है और उस पे कई स्तर से काम करना होगा। ये तो देखिए जयप्रकाश जी, दो बातें, दो शब्द मैं आपको कहूंगी जो आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं आजकल, और ये कहा जाता है कि सरकार में इच्छा शक्ति बहुत है। पहला शब्द है इच्छा शक्ति, दूसरा शब्द जो तमाम सियासी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं वो है वोट बैंक। और इसी के सहारे मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि इच्छा शक्ति अगर होती तो आज जो आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि राजनीतिक हालात वैसे होने चाहिए, राजनीतिक एकमत होना चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कई ऐसे विधेयकों की बात कर सकती हूं, आपके सामने गिनवा सकती हूं, जिसमें 3 तलाक हाल ही में शामिल है, जहां पर तमाम विरोधों के बावजूद आपने उसे पास करवाया। आपने ये कहा कि नहीं ये होना चाहिए, ये हमारी इच्छा शक्ति है और ये होगा। वही इच्छा शक्ति आखिर क्यों महिला विधेयक में देखने को नहीं मिलती है? और फिर वो दूसरा शब्द आता है वोट बैंक। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि महिलाओं को आप लोग वोट बैंक नहीं समझते हैं? जहां वोट बैंक नजर आया वहां पर इच्छा शक्ति दुरुस्त हो जाती है आप लोगों की। नहीं, इच्छा शक्ति का इससे लेना, हमारी पार्टी की तो शीर्ष वरीयता है। हम तो लगातार अपील हमारा नेतृत्व करता रहता है। बाधा कौन लोग डालते हैं? और जिसका नाम आपने लिया है कि मुस्लिम बहनों के लिए जो भी सशक्तिकरण के 3 तलाक या तमाम हलाला पे चर्चा हुई, वहां भी कौन बाधा डाला? वही लोग खड़े हो जाते हैं जो उस समुदाय का पेटेंट अपने नेतृत्व में समझते हैं कि महिला मुसलमानों की बात भाजपा न करे। हाँ। तो वही तथाकथित तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल और कुछ फिरका परस्त ताकतें इकट्ठा होती हैं, वही लोग बाधा डालते हैं। इसमें भी वही लोग हैं। मैं तो ये कह रहा था कि अपनी इच्छा शक्ति दिखाने में कामयाब नहीं हो पाए ना। मेरा तो सवाल ये है आपसे, बाकी तो मैं उनका स्टैंड उनसे पूछ लूंगी, पर आप तो हमारे राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति है, लेकिन ये एक दल का मसला नहीं है। एक दल के स्तर पे हमने आज आपको कहा जा रहा है कि 5 साल तक सिर्फ भाषण दिया है आप लोगों ने, इस दिशा में कोई ठोस कदम, कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है। लेकिन एक बात जो आपने कही कि तमाम राजनीतिक दल, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी का जिक्र आता है, उसमें जेडीयू का जिक्र आता है, उसमें तमाम और दूसरी पार्टियों का जिक्र आता है, जिसकी ओर से अलग अलग मौकों पर अड़ंगा डाला गया। लेकिन मैं विजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि जो राजनीतिक हालात बदले हैं, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जो मुखरता हमने देखी है पिछले कुछ दशकों में, उसी का नतीजा ये है कि तमाम राजनीतिक दलों को आज अपना जो स्टैंड है वो बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अगर मैं सही हूं, आप मुझे समझाएं कि आज जो ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राजनीतिक एकजुटता होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो स्टैंड में तब्दीली आई है 1996 में जब ये बिल आया था, उसके बाद हमने जिस तरह के हालात देखे, संसद के भीतर जिस तरह की चर्चाएं देखी, जिस तरह के अश्लील मजाक हमने देखे, जिस तरह के बयान सुने जो कि पूरे देश के लिए, देश की महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए शर्मनाक था, जिस तरह के बयान वहां पर खड़े होकर के दिए गए, और मैं फिर से नाम लूंगी तो फिर से उस पर बात होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। वो एक विचारधारा है, सिर्फ नाम नहीं है, वो महिला विरोधी विचारधारा है जो किसी भी पार्टी में किसी भी नेता की हो सकती है। आज उन हालातों में क्या तब्दीली आई है सर? क्या उन पार्टियों का स्टैंड बदला नहीं है? और आज क्या वो खुलकर कह सकती हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि महिला विधेयक आए? देखिए, जिन पार्टियों ने 1996 के बाद लगातार इसका विरोध किया है, वो पार्टियां केंद्र सरकार में सहयोगी भी रही हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, उन पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं, यानी जिनकी वो पार्टी है, चूंकि ओरिजिनल पार्टियों में ताकत एक परिवार में ही सीमित होती है, उनके घर में बहुएं तो अपर कास्ट की आ गई, लेकिन उनको रिजर्वेशन पिछड़े महिलाओं का चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको रोक रखा है। तो बड़ा दोहरा मापदंड है। और लेकिन जैसे जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर रही है, साक्षरता और शिक्षा बढ़ रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, वैसे वैसे बड़े बदलाव आ रहे हैं। आज लोग गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटी जो है अच्छे जॉब में है, या विदेश में है, या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, या पढ़ाई कर रही है। गांव में हैं जिनके पास जो जैसे संसाधन, जैसे स्कूल उपलब्ध है, वहाँ पे पढ़ाते हैं और पूरे फख्र से कहते हैं अब बेटी होना बहुत ही गर्व की बात हो गई है। तो इतना बड़ा बदलाव तो आ गया है पिछले 20-25 सालों में, अभी और आगे। अच्छा, इतने ढेर सारे कानून भी बना दिए गए महिलाओं के लिए, जिनका उपयोग महिलाएं शायद बहुत कम करती हैं, या बहुत कभी कभी ही करती हैं। घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम से लेकर न जाने कितने कानून उनके पक्ष में खड़े हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। जबकि ये बात, जैसा पांडे जी कह रहे थे कि हमारी पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण है, वहां पे सुचारू रूप से 1994 से आरक्षण चल रहा है, लेकिन
96 को जो 96 में जो कोशिश की गई राज्यसभा में 2010 में तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। किनकी वजह से? वही जिनके घर की बहुएं अपर कास्ट की हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको रिजर्वेशन चाहिए पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, और उनको चाहिए जो मतलब जहां परिवार में तो उनके जाति भेद नहीं है, लेकिन समीकरण के लिए उनको महिला रिजर्वेशन में आरक्षण चाहिए। तो ये जो दिक्कत है, ये इसकी वजह से शायद हम धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, समझदारी विकसित होगी लोगों की, और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि चुनाव में जाने के दरमियान, ऐसे समय में महिला दिवस है जब चुनाव की घंटी बिल्कुल बजने वाली है, तो लोग फिर से उन चीज़ों को लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इस बार कुछ इस पे ठोस नतीजा निकल सकता है। आपको लगता है कि नतीजा निकल सकता है, और फिर से एक बार चुनाव नजदीक आते हैं या फिर महिला दिवस के मौके पर, दोनों ही फैक्टर्स हैं इस बार तो। राहुल गांधी ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो महिला विधेयक को पास करवाने की दिशा में काम किया जाएगा, लेकिन लगातार अभी तक जो हम देखते आए हैं उसमें कंसेंसस बनाने में कोई भी पार्टी कामयाब नहीं हुई है। हम देखते हैं कि जब इस तरह के विधेयकों की बात होती है जिससे कोई वोट बैंक जुड़ा हुआ है या फिर जिससे कोई राजनीतिक हित सध सकता है, तो वहां पर तमाम कवायदें कर करके, एड़ी चोटी का जोर लगा करके पार्टियां जो हैं पास करवा देती हैं इस तरह के विधेयकों को। लेकिन जब महिलाओं की बारी आती है तो ऐसा नहीं होता है। कभी ये कहा जाता है कि आरजेडी नहीं मान रही, कभी ये कहा जाता है एसपी नहीं मान रही, कभी ये कहा जाता है ये पार्टी नहीं मान रही, दखल यहाँ से आ रहा है, दखल वहां से आ रहा है। लेकिन क्यों आखिर आधी आबादी को हक दिलाने की जब बात आती है तो सभी पार्टियां एक नहीं हो पाती हैं, और ये बात आप पर भी लागू होती है। रफत फातिमा जी, कांग्रेस से हैं आप। जी शुभ्रा जी, सबसे पहले तो मैं महिला दिवस पर आप जैसी सशक्त महिला को बधाई देना चाहूँगी कि इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि अगर आप बिल की बात करें तो लगातार कांग्रेस ने इसके लिए जो है आवाज़ उठाई है। माननीय राहुल जी ने और सोनिया जी ने पीएम मोदी जी को जो है लेटर भी लिखा है इसके लिए, तो लेकिन लगातार इस पे अड़ंगे लग रहे हैं, जबकि हमारी सरकार, हम लोग लगातार हमारे एजेंडे में है महिला बिल कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस पर ज़रूर जो है पहला काम होगा, हम इसको बिल पास करेंगे। क्योंकि अगर आप वास्तविकता और आज का दिवस देखिए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हम जिस सम्मान की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पैट्रियार्की इतनी हावी हो चुकी है कि महिलाओं को सम्मान देने में हिच महसूस हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि महिलाओं को हम सम्मान देने में क्यों इतनी हिचकिचाहट हो रही है। जब इस चीज़ को आप 33% आरक्षण आप दे नहीं पा रहे तो 50% की तो बहुत दूर की बात है। तो महिलाओं को सम्मान देने में जो है सभी जो भी मौजूद, हम इस पर राजनीति इसलिए नहीं करना चाहते, महिला मुद्दा राजनीति का नहीं है। आज हमारी जो भी बहन बेटियां जहां कहीं भी सुन रही होंगी तो ये उनके लिए उनके हित में बात हो रही है, तो हमें लगता है इस पर राजनीति ना करे कोई भी पार्टी। इसको आप एक महिला, आपकी भी बहन है, बेटी है, माँ है, तो उसको रख के आप नज़र में अगर देखिए तो इसको ये हक मिलना ही चाहिए। ये अपने हुकूक की लड़ाई है, तो हमें आगे इसके लिए हम लोग जद्दोजहद में लगातार महिलाएं, क्योंकि हम लोग एज ए एक्टिविस्ट भी इस पे काम कर रहे हैं महिलाओं के मुद्दों पर, तो हमें लगता है हर पार्टी को इस नजरिए से देखना चाहिए कि महिलाएं आधी आबादी हैं और इसे वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। अभी आपने कहा था जब वोट लेने जाते हैं तो हमें लगता है सिर्फ वोट बैंक ही समझा जाता है इनको। जब वोट लेने की बात आती है तो महिलाओं की तरफ जाते हैं और हम ये वादे कर रहे हैं, और कभी उज्ज्वल बहुत सारी योजनाएं भी, जैसे आपने कहा कानून बनते हैं, कानून क्या बन रहे हैं, कानून है लेकिन इंप्लीमेंट कहाँ हो रहा है। कौन से कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसपे महिलाओं को फौरन उस पर कार्रवाई हो रही हो। आज महिला सुरक्षा की बात करें तो आप हालात देख लीजिए, जब वो थाने लगातार दौड़ती है महिला तो उसको वहां पे इंसाफ नहीं मिलता, फिर कोर्ट के चक्कर लगाती है। तो महिलाओं के मुद्दे लगातार इस पर जो है टिके हुए हैं कि आप जो सत्ताधारी हैं वो और विपक्ष दोनों की हम बात कर रहे हैं कि वो लोग किस नजरिए से देख रहे हैं इसको। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है, और इसीलिए मैं आज आपसे समझना चाहती हूँ कि अब जब इलेक्शंस नजदीक आए हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं इलेक्शंस के, कुमारी शैलजा ने जो आज बात कही वो हमने सुना। राहुल गांधी ने फिर से एक बार आज वादा कर दिया, कुछ दिन पहले बोला था कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर से एक बार हम कोशिश करेंगे महिला विधेयक पास करवाने की। लेकिन 5 साल तक आप लोग विपक्ष में रहे। इलेक्शंस के पहले बोलना एक बात है, जब इलेक्शंस नहीं थे कितनी बार आप लोगों ने इस मसले को, मुझे तो नहीं याद है कि आप लोगों ने सड़कों पर कोई मुहिम चलाया हो। शुभ्रा जी, अगर आपने ध्यान दिया लगातार राहुल जी चलानी पड़ती है मैम, ये तमाम महिलाएं हमारे एजेंडे में शुरू से बाद से ही मुहिम कम हमारे जो एजेंडे में है महिला बिल, ऐसा नहीं है, लगातार इस पे बात हो रही है। जब हम आपसे बता रहे हैं कि सोनिया जी ने लेटर लिखा है मोदी जी को, तो यानी कि चुनावी स्टंट नहीं है, ये पहले की बात है। आज लेटर नहीं लिखा, ये पहले का लेटर है। वो लेटर अपने राहुल जी ने वही लोग विरोधी हैं जिनके बल पे आप, तो वही तो कहा बिल पास होता तो किसी ना किसी ने अड़ंगा लगाया उसमें। आप तो हिंदू कोड बिल से लेके, जब से बाबा साहब, चूंकि संविधान से भी पवित्र नारी सशक्तिकरण के लिए हिंदू कोड बिल है, सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया।
एक सेकंड, तो ये पॉलिसी मैचिंग का बात हो रही है, एक स्टेट में दूसरे स्टेट में महिला हक पर रहेंगे, महिला हक पर रहेंगे जब बात हो रही है, महिला हक पर महिला 33% आरक्षण बिल पे बात हो रही है, उसी मुद्दे को डिटेल में कांग्रेस बाधक। तो आप ये बताइए इस बिल पे 33%, आप बताइए ना कि आपने क्या करा? आपकी सरकार रही 5 साल, आपकी सरकार रही 5 साल तक आपने महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए आपने क्या करा? 5 साल तक ना आपने कुछ किया महिला और आरक्षण को लेकर रिपोर्ट्स अगर आंकड़े एनसीआरबी के देखिए तो लगातार महिला सुरक्षा के हालात क्या हैं वो सामने है। और ये इस बात को ये पूरा देश देख रहा है कि ना सरकार की ओर से ना विपक्ष की ओर से ऐसी कोई गंभीर आवाज सुनाई दी। आज महिला दिवस के दिन बैठ करके ये चर्चा करना और बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है, लेकिन महिला अधिकारों को लेकर के कितना सचेत है पार्टियां, ये अगर देखना हो तो संगठन के भीतर झांक कर देख लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है अगर आप वो देख लेंगे तो फिर कथनी और करनी में कांग्रेस में पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और जय प्रतिभा पाटिल जी, सोनिया गांधी जी, जिनके अंदर कोई सम्मान नहीं दिया तो वो बताइए, जहाँ सम्मान है आप बीजेपी प्रवक्ता बैठे, महिला प्रवक्ता नहीं कराना होगा। मैं आप फिर से कह रही हूँ, बीजेपी को महिला सम्मान को पार्टी हो, सिर्फ प्रतीक बनाकर मत छोड़ दीजिए, आप सिर्फ प्रतीक बनाकर मत छोड़ दीजिए। दलितों की बात आती है तो दलित राष्ट्रपति गिनवा दिया जाता है, महिलाओं की बात आती है तो महिला प्रधानमंत्री। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जमीन पर, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है। कानून आपके साथ है, आप अपना वोट बैंक बना लीजिए ना। 50% करीब महिलाएं हैं, अगर वो तय कर लें कि हम महिलाओं को ही वोट करेंगे तो सारी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को ही कैंडिडेट बनाएंगी। अभी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, आप देखिए किन लोगों के नाम आते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, जो राजनीतिक परिवार से हैं। कौन लड़ेगा? अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव लड़ेंगी। कौन लड़ेगा? रवि वर्मा, जो कई बार राज्यसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हरदोई से, उनकी बेटी लड़ेगी। कौन लड़ेगा? सोनिया गांधी जी लड़ेंगी। क्यों गांधी परिवार की बहू हैं, वो आज कांग्रेस की सर्वेसर्वा हैं। कौन लड़ेगा? मेनका गांधी जी लड़ेंगी। तो ये जो लिगेसी चल रही है, इसके खिलाफ अगर महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं कम से कम आवाज उठाएं और कहें हम उसी पार्टी को वोट करेंगे, खुल के कहें, जो पार्टी हमारे समुदाय के किसी व्यक्ति को और जाति और उससे धर्म से अलग हटके एक महिला के नाते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यही कहते थे कि महिलाएं पिछड़ी और दलित श्रेणी की हैं, उनकी अपनी एक श्रेणी है। तो कम से कम महिलाएं एकजुट होकर तय कर लें कि हमको भाई, अच्छा पुरुषों में भी ग्रेडिंग करें ना, कौन कितना बेहतर है, कितना अच्छा काम कर रहा है। महिलाएं एक अपना एजेंडा बना के काम करें। किसने मना किया है? आजकल तो आप कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम से राजनीति में आइए, इसके लिए बहुत तरीके हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग एकजुट होकर एक कंसेंसस बना सकते हैं कि हमें उसी महिला को या उसी पार्टी के साथ खड़ा होना है और उसी महिला को वोट देना है जो महिला चुनाव में लड़ने आएगी हमारे सामने। अब तो दिक्कत यह है कि पुरुष ज्यादातर आते हैं और अगर कोई महिला लड़ती भी है, सवाल भी यही है, यही सवाल है जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है कि बड़े घर की महिलाएं लड़ेंगी और जीतेंगी, हम लोगों का क्या होगा। इसीलिए जो पार्टियां सामाजिक न्याय की ताकत की बात करती हैं, घर में उनके बहुएं भले ही सवर्णों की आ जाएं, लेकिन उनको लगता है कि हमारे वर्ग की महिलाएं चुनाव नहीं जीत सकती हैं। हाँ, उससे फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर वो भी हो रहा है तो उसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो आम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, आम महिलाओं की भागीदारी, उसे कब सुनिश्चित किया जाएगा? इस देश की संसद में जहां पर फिल वक्त महिलाओं की जो भागीदारी है वो सिर्फ 12% है, वो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों का भी जिक्र करें, ऐसे मुल्कों का जिक्र करें जो अभी विकासशील हैं और जिनसे भारत कई मामलों में बहुत आगे है, वहां पर भी अगर जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, हाँ, वो अगर भारत से ज्यादा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? हमें सोचना पड़ेगा, अपने भीतर झांक कर देखना पड़ेगा और धीरे धीरे बदलाव आता है। देखिए सर, आप बात कर रहे हैं अभी कि जहां पर भी इस तरह की पहल हुई है वहां पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। उड़ीसा का जिक्र हो रहा था, बिहार में देख लीजिए, वहां पर पंचायतों में अगर आरक्षण मिला है, उसके बाद जो स्थिति वहां पर सुधरी है। भले ही शुरुआत में एक पंचायत पति, वहां पर जो टर्म है वो बहुत प्रचलित है कि जो पति हैं वो निर्णय लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही अगर परिवर्तन आ रहा है। अगर महिलाओं को अगला स्टेप ये होता है कि महिलाएं कहेंगे कि नहीं, तुम अगर पति हो तो तुम क्यों फैसला करोगे, फैसला मैं करूंगी क्योंकि मैं हूं सरपंच। तो ये सेंस धीरे धीरे डेवलप होता है, इसके अच्छे खासे उदाहरण हैं और ये मानने के अच्छे खासे कारण हैं। तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बदलाव होता है इस तरह के निर्णयों से, चाहे वो कानून से रास्ता निकले, संविधान से रास्ता निकले, लेकिन रास्ता निकलता है और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। आपने बात की सर कि कई और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जहां पर महिलाएं एकजुट हो सकती हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ भी आज इस डिबेट में कई ऐसी महिलाएं शामिल हैं जो कि अपने अपने स्तर पर, अपने अपने मंच पर महिलाओं के
अधिकारों की आवाजें उठा रही हैं और उससे फर्क पड़ रहा है, और ये हम कई बार रिपोर्ट भी करते हैं, देखते भी हैं, बातचीत में भी समझ में आता है। इसलिए मैं एक एक करके आप तीनों का रुख करना चाहती हूँ। सबसे पहले शिल्पी जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। अगर जो हम आंकड़े की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन इतना कम है देश की संसद में, तो कितनी जिम्मेदार है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज? अगर इतने दशकों से महिला विधेयक अटका हुआ है तो तमाम पार्टियों की जो सोच है वो कितनी जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, मैं तो अभी दोनों पूर्व वक्ताओं की जो बातें सुन रही थी, मैं पुरुषों की ही बात करूंगी क्योंकि रफत ने तो अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रखा। तो उपाध्याय जी का कहना था कि उनकी सवर्ण बहुएं हैं, ये बार बार वो रिपीट कर रहे थे। और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वो एक पर्टिकुलर परिवार की शहजादियां हैं। आप ये देखिए कि ये लड़ाई सवर्ण, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी की से हटकर भी स्त्री पुरुष के अलावा भी जाने कितने लेवल पे है कि आप, और जो बात ये हो रही कि सामाजिक न्याय की जो पार्टियां बात करती हैं, उन्होंने जो कहा, तो मेरे ख्याल से माननीय उपाध्याय जी को ये बिल्कुल पता होगा कि कोटे में कोटे की मांग करी गई थी, चाहे वो शरद प्रधान हो, शरद यादव जी हो या मुलायम सिंह यादव जी, दोनों ने कहा था कि कोटे में कोटा दीजिए। यानी कि SC/ST को, जिसको आज भी महिला आरक्षण का मिल रहा है, फायदा उनको मिल रहा है पॉलिटिकल, लेकिन कोटे में कोटा था कि उस महिला आरक्षण में आप OBC और माइनॉरिटी को भी दीजिए। तो उससे नुकसान किसका होना था? आप किस तरीके की वैमनस्यता और गलत प्रचार कर रहे हैं, मुझे केवल इतना बताइए। जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं, समाज में ये वैमनस्यता इतनी बुरी तरीके से बैठ गई है कि अगर माइनॉरिटी की महिलाएं आगे आएंगी पॉलिटिक्स में या OBC की महिलाएं आगे आएंगी तो उसमें क्या बुरा होगा? डिम्पल यादव या XYZ जो भी महिलाएं हैं, अगर उन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों से शादी करी है तो उनकी जाति नहीं बदली है, कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी जाति नहीं बदली है, उनके पति की जाति है, उनके संतानों की जाति पति की जाति के पर आधारित होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो ये हम बदलाव कहां से लाएंगे? समाज में ही बदलाव नहीं है। 96 में पहुंचा दिया, यही तो 96 से शुरू है, कहीं डिबेट है। आपने यही कहा क्या महिलाओं को भी हक चाहिए या हक मिल चुका है? सवर्ण आपकी डिबेट पे ही मैं बात कर रही हूँ, आपकी डिबेट से मैंने विजय जी आपके पास आपने यही कहा ना कि सवर्ण बहुएं आती हैं, तो आप डिबेट क्या कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आप हमें, फिर आप जब हम कहते हैं कि कोटे में कोटा दीजिए तब आप कहते हैं कि महिलाएं अलग नहीं है, या आपने सीधे कहा कि सवर्ण बहुएं आती हैं, तो ये तरीका आपका क्या सही है? नहीं, मैंने एक उदाहरण दिया, आपने नहीं, पंडित जी एक मिनट में बता दूं, नहीं, अभी जाति वर्ग या सवर्ण, देखिए कोटे में कोटा इसलिए मांगा गया है, कि दलित महिलाओं की उम्र 14.5 साल कम होती, सवर्ण महिलाओं से, ऐसे में कोटे में कोटा, जो सवाल आपको पूछा इसका रिप्लाई ले लीजिए, जवाब ले लीजिए विजय जी से। विजय जी जल्दी। मेरा कोई इसमें दुर्भावना नहीं है। आपने मेरे एक सेंटेंस को पकड़ा, जबकि उसके आगे मैंने कुछ और भी कहा था। मैंने ये कहा था कि ये आरक्षण लटका इसलिए है कि कोटे में कोटे की बात है, यानी उसमें OBC और SC बाकी लोगों को मिलना चाहिए, महिलाओं के अंदर महिलाओं को कोटा मिलना चाहिए। ये 96 से ही ये डिबेट चल रही है और इस डिबेट का कोई समाधान नहीं है। एक बड़ा तबका राजनीति में जो सभी जातियों के जिसमें लोग शामिल हैं, उनका कहना है कि महिलाओं को अगर हक चाहिए तो वो तो उसी श्रेणी में आ गई कि महिलाओं को हिस्सा चाहिए। लेकिन आप देखिए, ठीक बात है, आप कह रही ना, ये आपका आर्गुमेंट है, अलग है, हर वर्ग ठीक बात है, आपकी आर्गुमेंट है ना, एक तरीके से रख के कैसे मांग सकते नहीं? ये देखिए, यही आर्गुमेंट शरद यादव का है, यही आर्गुमेंट मुलायम सिंह यादव का है। नहीं तो वो गलती नहीं है, वो नहीं, ये आर्गुमेंट मुलायम सिंह जी का भी है, ये आर्गुमेंट शरद यादव जी का भी है। लेकिन अगर महिलाओं के हक की बात होगी तो जातियों के हक की बात जब आ जाती है तो वहीं लड़ाई 96 में जाके खड़ी हो जाती है। दिक्कत यही है कि अगर आप देखिए, अगर संवैधानिक बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, अगर आप कोटे में कोटा की व्यवस्था करेंगी, महिलाओं को देंगी, फिर कोटे में कोटे की व्यवस्था करेंगी तो पुरुषों के कोटे की भी बात शुरू हो जाएगी, उसमें फिर वो गड्ढमड हो जाएगा। इसलिए लड़ाई वहीं की वहीं खड़ी हो गई है जहां 96 में है। आपकी बात अपनी जगह सही, आपके तर्क सही, यही तर्क शरद यादव दे रहे हैं, यही तर्क मुलायम सिंह यादव जी देते रहे, यही तर्क लालू प्रसाद यादव देते रहे। मेरे कहने का मतलब केवल यह था कि आप महिलाओं में तो पिछड़ा, अति पिछड़ा ये देख रहे हैं, लेकिन हर जगह नहीं देख रहे हैं। तो समाज को तो आप कुछ और दिखा रहे हैं, बाकी जगह कुछ और कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने यानी कि तमाम दूसरे मतभेद दरकिनार करके हमें एक बार सिर्फ महिला अधिकारों के बारे में सोचना पड़ेगा। शिल्पी जी जल्दी से। नहीं, यहाँ पे मैं अपनी बात पे हूँ कि देखिए, अगर OBC और माइनॉरिटी के हक की बात है, हमको सबको बराबर लाना है, तो बिल्कुल हमारे संघर्ष भी अलग हैं, हमारे डे टू डे फेसिंग भी अलग हैं, और उसी तरीके से हमको ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी को भी अंदर लाना पड़ेगा, ज्यादा पिछड़ों को भी अंदर लाना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है अगर कोटे में कोटा की बात की जा रही है।
संघर्ष साझा नहीं होता। जी, अगर मैं बता रहा हूं, अगर स्थितियां एक जैसी होंगी सहभागिता छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूं महिला की जो असली समस्या है वो अगर घर की चार दीवारी में शुरू करिए, जिस सबसे बड़ी ताकत महिला ईश्वर ने दी है सृजन का अधिकार, में कहां से राजनीतिक दल आती है? आपको बच्चा पैदा करना है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी? इसमें सबकी साझी लड़ाई है। आपका विषय क्या चयन करना है, जनाना होगा कि मर्दाना? सुन लीजिए, बातें कर रहे हैं भाई, हम सुनने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे भाई, राजनीतिक बात हो रही है। आपको करनी चाहिए। ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या पैदा करने में 33% लेंगे, चाहे पिछड़ी महिला हो या गरीब महिला हो, उसकी सैकड़ों ऐसी समस्याएं हैं जिसमें पिछड़ा पति और चाहे अभिजात वर्ग का पति हो, शूद्र पति हो, चाहे मुस्लिम पति हो, सब एक है, सब में पितृसत्तात्मक आग्रह। वहां आपको एक साथ लड़ना होगा। राजनीतिक एंगल से तो आपको अलग अलग कोटा मिलेगा, वो अलग चीज है। आप कहिए कि नहीं अगली महिला की लड़ाई अलग है, तो बात महिला की लड़ाई हमको वही चाहिए। ये एम्पावरमेंट आप यूरोप का उठा के देख लीजिए। ठीक है, अरे हम यही बात कर रहे हैं। शुभांगी आप ये कहिए कि लड़ाई अलग अलग है तो उसको कमजोर कर। शुभांगी जी, अगर वाकई ये डिबेट जो है ये बहुत पहले से चली आ रही है और इसी वजह से कई बार टला भी है ये जो पूरा मुहिम है। जो बात ये कही जा रही है कि लड़ाई अलग अलग है, अगर हम जातिगत देखें तो जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं या फिर दलित जाति की महिलाएं हैं या फिर सवर्ण महिलाएं हैं, उन सब की लड़ाई अलग अलग है। क्या आप इसे ऐसे देखती हैं? देखिए, ये हमको पहचानना मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिला एक बड़ा ग्रुप बिल्कुल है, पर उस ग्रुप में भी हम सब और भी पहचानों के साथ आते हैं, जिसको इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज़ कहते हैं। मैं एक महिला हूँ, साथ में युवा भी हूँ, साथ में शहरी भी हूँ, साथ में दलित भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, विकलांग भी हूँ। मैं कभी भी एक सिर्फ आइडेंटिटी के साथ समाज में नहीं जी रही हूँ, और वो पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी एक महिला और मुसलमान महिला होके जो मेरा संघर्ष है, वो मेरा एक सवर्ण महिला होके सेम संघर्ष नहीं है। महिला होने का जो लार्जर डिसएडवांटेज और ऑपरेशन जो है सोसाइटी का, वो हमारा कॉमन है, पर वो भी किस तरीके से समाज में मैं वो नेगोशिएट कर पा रही हूँ, नेविगेट कर पा रही हूँ, वो अलग है, और वो हमको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैम, आपको नहीं लगता है कि इसी वजह से कई बार जाति या धर्म में जब महिलाओं को बांट दिया जाता है, महिलाएं एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर, चूंकि मैंने शुरुआत में ये बात कही कि महिलाओं को अगर वोट बैंक के तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो देखने लग जाएंगी जिस दिन, उस दिन ये मसला हल हो जाएगा। उस दिन हम देखेंगे कि महिला विधेयक पारित होने में इतना वक्त नहीं लग रहा है और ये काम हो गया। लेकिन चूंकि जातियों में, धर्मों में उन्हें बांट दिया जाता है, इसलिए जब उनकी आइडेंटिटी परखी जाती है इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में, तो फिर वो महिला एज ए यूनिट नहीं होती हैं, बल्कि अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बटी हुई होती हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको एक देती हूं कि कई बार ये बात कही जाती है, और ये बहुत ही दमदार बात है, कि जाति या धर्म ये सिर्फ पुरुषों के बनाए हुए हैं। महिलाएं हर जाति में दोयम दर्जे की हैं, हर धर्म में दोयम दर्जे की हैं, और उन्हें रखा गया है सबसे निम्न स्तर पर। ये बात हमारे जहन में क्यों नहीं आती है जब हम इस तरह की डिबेट करते हैं? बहस तो इसी सवाल में करेंगे, इसी स्तर पे लड़ना होगा, यही साझी अगेन मैं इसमें बस अपना पॉइंट फिर से आई थिंक शायद मैं समझाने में मैं बहुत सही तरीके से नहीं समझा रही हूँ। जब हमारी अन्य और पहचानों को भी नाम मिलता है तो हम बटते नहीं हैं। हमारी जो असल जरूरतें हैं अधिकारों तक पहुंचने के लिए, न्याय तक पहुंचने के लिए, उसकी समझ बेहतर होती है। तो ये मेरी अलग अलग आइडेंटिटीज को एक साथ मैनिफेस्टेशन, मतलब उसको रूप देकर मुझे बांटा नहीं जा रहा है, महिला के ग्रुप को बांटा नहीं जा रहा है, पर हमारे जो संघर्ष हैं उनको बेहतर शब्द देने की कोशिश की जा रही है। अब होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली जब हमें एज ए सिटीजन देखने का, एज ए ह्यूमन बीइंग देखने का मौका आता है, तो हमको या तो महिला जिसको चार दीवारी में प्रोटेक्शन की जरूरत है और उसको वो जो स्टीरियोटिपिकल, जो एक रूढ़िवादी सोच है, उस तरीके में उसको सहेज के रखने की जरूरत है, वो देखा जाता है, या कहा जाता है कि ये तो मुसलमान है, ये दलित है, ये विकलांग है, या जो कुछ भी। इनको अलग अलग नहीं देखना है। जब हमको वोट बैंक देखा जाता है, जब मुसलमान को वोट बैंक देखा जा रहा है, तो उसमें मुसलमान महिला को नहीं देखा जा रहा है। उसमें भी जब और एक्चुअली रिसेंट टाइम्स में वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब मुसलमान महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, उसमें उनका एक्चुअल सामाजिक संघर्ष है उसको नहीं देखा गया,
सिर्फ कैसे हम उस समुदाय को या इस मुद्दे को कैसे इनकैश कर सके, एक्चुअली दैट इज द वर्ड, वो देखा गया। ठीक। तो डिफरेंट आइडेंटिटीज को भी जो इंटरसेक्शनैलिटी है वो पहचानना बहुत जरूरी है, तभी हमको एज अ कंप्लीट सिटीजन जिसका उसके अधिकारों तक, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स तक, गारंटीज तक पहुंच बनाना हमारे स्टेट की जिम्मेदारी है। वो सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब हमको एज अ कंप्लीट सिटीजन विद मोर देन वन आइडेंटिटी। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैत्रेयी जी से मैं एक रिएक्शन जरूर लेना चाहती हूँ। मैत्रेयी जी, क्या आप भी यही सोचती हैं? और मैं चाहती हूँ कि आप इसी मसले के इर्द गिर्द रहें जिसके पर फिलहाल चर्चा हो रही है। हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे पहलू पर, लेकिन फिलहाल कोटा विद इन कोटा जिसको लेकर के बात अक्सर अटकी है जब भी महिला अधिकार की बात होती है और महिला आरक्षण की बात होती है, उस पर क्या आप भी ऐसे इत्तेफाक रखती हैं शुभांगी जी से, या फिर कुछ अलग सोचती हैं? देखिए, ये देश जब तक अगर इसको हम मजबूत करना चाहते हैं, देखिए राष्ट्र कब मजबूत होगा जब महिलाएं भी मजबूत होंगी। 50% महिलाएं मानते हैं कि आधी आबादी है देश में, आधी आबादी है ही। 50% जब हमारा समाज पीछे रहेगा तो हम एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। और ये 50% समाज कैसे आगे आएगा? प्रश्न ये नहीं है कि सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। देखिए, सरकारें तो जब वोट का टाइम आता है तो कुछ अपने वायदे कर देती हैं, सरकार जब बन जाती है तो वो भूल जाते हैं, और धीरे धीरे कर भी रही हैं सरकारें। प्रश्न ये है कि आज के समय हम कहाँ खड़े हैं। हम पूरे विश्व में 145 देश में 137वां देश हमारा है महिला सशक्तिकरण में, ये सर्वे है। और तो महिलाओं को मजबूत कैसे किया जाए, ये प्रश्न सबसे बड़ा है। देखिए, महिलाओं को अधिकार कब मिलेगा? अधिकार तब मिलेगा जब महिला पढ़ी लिखी होगी। तो सबसे पहला शिक्षा। आप देखिए, अब जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। शायद हमारी सभी बहनें और आप सब लोग जानते होंगे कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार इस देश में नहीं था, और ये समझा जाता था कि यदि महिला पढ़ जाएगी तो ये विधवा हो जाएगी, ये पाप हो रहा है। सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाई शुरू की, पहली देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। पहली इसलिए क्योंकि उस समय शिक्षा नहीं थी महिलाओं के लिए। ज्योतिबा फुले, उनके पति, उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और शिक्षा शुरू की। तब से लेके आज तक स्थिति हमारे देश की ये है। आप देखिए, शहर की बात तो छोड़ दीजिए, आप देहात में चले जाइए। हमारी 80% आबादी देहात में रहती है। प्राइमरी स्कूलों में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, किसी भी स्कूल में चले जाइए, अगर 300 बच्चे वहां पे एडमिशन लिए हुए हैं तो उसमें लड़कियां कितनी हैं? एक तो लड़कियां कम हैं क्योंकि असुरक्षा की बहुत दिक्कत है। दूसरे अगर हैं भी तो कक्षा 5 की जो पास का सर्टिफिकेट जिस लड़की को मिल जा रहा है, उससे आप एक हिंदी में पेज नहीं लिखा सकते। मैं तमाम स्कूलों को देख चुकी हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि जब शिक्षा ही इतनी खराब है महिलाओं की, तो हम महिला सशक्तिकरण की बात कहाँ से कर रहे हैं? पहली चीज तो महिलाओं को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, और उनको राजनीतिक भागीदारी चाहिए। अब यहाँ पे कार्य सरकार का आता है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, लेकिन समाज का भी उतना ही दायित्व है। महिला घर से निकलती है तो बड़ी समस्या है सुरक्षा की। न्याय प्रणाली ऐसी है कि अगर कोई, आप देखिए कितने बलात्कार हो रहे हैं, तो हमारी न्याय प्रणाली को पहले सुधारना चाहिए। इनकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि भाई अगर किसी महिला के संग इतना जबरदस्त अत्याचार, जैसे तमाम महिलाएं बलात्कार में मार दी गई और सालों लग जाते हैं न्याय मिलने में, तो महिला घर से निकलते समय सुरक्षित हो, उसे सुरक्षा मिले, उसकी शिक्षा सही हो, शिक्षा में भागीदारी हो, सुरक्षा मिले, संपत्ति का अधिकार मिले, सत्ता में भागीदारी हो। ये तमाम पैमाने हैं जिस पर अगर आप महिलाओं के विकास को मापना चाहते हैं तो माप लीजिए, और हर जगह पर निराशा हाथ लगेगी आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन इससे पहले कि जयप्रकाश जी मैं आपके पास आऊँ, विजय जी मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ, और कुछ आंकड़े हैं जो देख करके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, शायद आप कुछ उस पर रोशनी डाल पाएं। देखिए, अभी यूपी विधानसभा में 40 महिला विधायक हैं,
यानी कि 9.92% उनकी भागीदारी है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी भागीदारी इसी तरह की है। 11.4% भागीदारी है लोकसभा में, राज्यसभा में महिलाओं की, और इसी तरह की भागीदारी लोकसभा में भी है जिसका जिक्र अभी मैंने किया। कुल संसद में अगर बात करें तो 12% महिलाओं की भागीदारी है। लेकिन जो वोटर्स की संख्या है वो भी अगर हम देखें, वोटर्स में महिला मतदाताओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भागीदारी है, वो बढ़ी है। और 2014 के लोकसभा इलेक्शंस का एक डाटा मेरे पास है जिसमें 67.1% पुरुषों ने वोट किया और महिलाओं ने 65.3% वोट किया। यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या दिखाता है? अगर वोटर्स इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, इसका मतलब क्या यही है कि वो खांचों में बटी हुई हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है, यही बात शुभांगी कह रही थी। देखिए, हम अगर खांचे में बटे रहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो विचार हैं महिलाओं को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर, वो हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया लोगों ने। एक तो जाति तोड़ो था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को उनका हक चाहिए, तो उनको भी आप ये मानिए जैसे शोषित, वंचित, पीड़ित तबके हैं वैसे महिलाएं भी, इनको मौका ही नहीं मिला काम करने का, तो मौका इनको मिलना चाहिए, आगे आना चाहिए। दूसरा, महिलाओं में जागरूकता है लेकिन वो अपने अपने सेक्टर में बटी हुई हैं। अलग अलग सेक्टर में आप बटे हुए हैं तो ताकत बटी हुई है, आप में यूनिटी नहीं है। अगर आप मैंने शुरू में ये बात कही कि अगर महिलाएं तय कर लें कि हमें वोट उसी को देना है जो महिला प्रत्याशी खड़ा करेगा, तो निश्चित तौर पे पार्टियां मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि जाति और धर्म और तमाम चीजों से ऊपर उठकर महिलाएं एकजुट हैं और तो हम किसी एक महिला को ही हम कैंडिडेट बनाते हैं ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। डेमोक्रेसी में जीत अल्टीमेट है और जीत के लिए ही सारी गणित बैठाई जाती है। तो आपकी पावर डेमोक्रेसी में तभी है जब आप वोट एकजुट होकर करें, वोट बैंक के तौर पे। दूसरा, एक जैसे भी मुस्लिम महिलाओं के तलाक की बात आई या दहेज की बात आती है या घरेलू हिंसा की बात आती है, तो एक सेक्टर की महिलाएं दूसरे सेक्टर को मदद करने के लिए बिल्कुल आगे नहीं आती हैं। बिल्कुल आवाज बहुत ही कम, बहुत प्रगतिशील महिलाएं जो बहुत सक्रिय हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छा, मैं शिल्पी जी आपके पास मेरी बात आ जाने दीजिए मैडम। देखिए, ये मैं खुल के कह रहा हूँ, किसी प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बहुत बड़े वकील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल महिलाओं की बात कर रहा हूँ। कोई प्रवक्ता किसी पार्टी से जुड़ी हुई है, बहुत जागरूक है, वो तो जरूर उठाएंगी, लेकिन एक जनरल जो 1 लाख में एक आदमी आवाज उठाए तो महत्वपूर्ण नहीं है, कम से कम 20,000 उठाए तो महिला होने पर जाति भारी पड़ जाती है, जाति भारी पड़ जाती है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और जब तक जाति में, अच्छा देखिए, ये चालाकी भी तो है ना कि महिलाओं को जात में बांटे रखो, ताकि अरे भाई जात में आप बटे रहिए लेकिन एकजुट तो रहिए। महिला होने के कारण एक फैब्रिक तो बनाइए ना। तो अगर आप एक फैब्रिक नहीं बनाएंगी तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी? एक बात। और डेमोक्रेसी में तो ताकत तभी आएगी जब वोट की पावर आपके हाथ में है, उसका आप इस्तेमाल करें। ढेर सारे कानून बन जाने से, ढेर सारे जागरूकता के कार्यक्रम चलाने से शायद उतनी जागरूकता नहीं आती जितनी राजनीतिक ताकत लेने से आती है। मैंने ये भी कहा कि अभी देखिए चुनाव हो रहे हैं, आप लोकसभा क्षेत्रों में जाइए, कितनी महिला लीडर हैं जिनको टिकट के लिए जो दावेदारी कर रही हैं, कम से कम दावेदारी बढ़नी चाहिए। तो इस पे ध्यान रखना। शिल्पी जी, यानी कि अगर हम महिला हैं तो तमाम जाति बंधन, तमाम धर्म का बंधन तोड़ के पहले महिला होने के नाते महिला के लिए आगे आना जरूरी है। नहीं, ये तो बात तो उपाध्याय जी ने एकदम ठीक कही कि महिला होने के नाते हमें आना चाहिए, लेकिन दूसरी बात कि उन्होंने ये भी माना कि देखिए ये महिलाएं आगे नहीं आती हैं, किसी के साथ होता है तो किसी वर्ग की महिलाएं आगे नहीं आती हैं। तो ये तो महिलाओं को खुद से सोचना होगा। और ये भी एक प्रूवन बात है कि पितृसत्ता की वाहक सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं। वो पितृसत्ता जो पुरुषों के लिए कही जाती है, पुरुषवादी विचारधारा, वो विचारधारा महिलाओं के दिमाग में सबसे ज़्यादा चल रही होती है। तो अब ऐसे में अगर उससे उबरना है तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि फिर ये कोटे में कोटा ना हो, ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से ना हो? क्यों? जब एक पर्टिकुलर कास्ट क्रीड की महिलाएं कहती हैं कि हम इसी कास्ट क्रीड की महिलाओं के लिए संवेदनशील होंगे, तो फिर दूसरा जो बचा उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मुझे इसका भी तो जवाब दें, इसका भी तो कोई उपाय होगा आपके पास। लोहिया जी की बात अगर आपने कही तो उन्होंने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे कहा था कि स्त्री जो है वो दलित और शोषित है, उनके हिसाब से हर स्त्री शूद्र थी। लेकिन आप किसी सवर्ण महिला से पूछिए कि क्या वो ये अपने आप में कबूल करने के लिए तैयार है कि मैं शूद्र हूँ? वो कहेगी नहीं, बिल्कुल मैं सवर्ण हूँ। तो ये आप जहाँ सामाजिक रूप से इतनी ज़्यादा विषमता है हमारे समाज में, तब हम कैसे यूनिफॉर्मिटी से एक आरक्षण लेके आगे बढ़ जाएंगे?
ये समस्या तो अभी भी है हमारे सामने। आप रिएक्ट करना चाहते हैं विजय जी? नहीं तो फिर आरक्षण की मांग फिर खत्म हो गई ना, फिर आरक्षण की मांग तो फंस गई। आरक्षण तो हमें आपसे चाहिए। देखिए इन्होंने कहा आरक्षण लेके हम करेंगे क्या, बात सही है। आरक्षण आपने जो बातें कही उसमें अंत में आपने ये नहीं छोड़ दिया ना कि आरक्षण लेके हम क्या करेंगे। देखिए जो कोटे में कोटे की बात है, देखिए पहले तो आरक्षण मिलना चाहिए हर समाज में जो कामयाब। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल दूं, मायावती जी उत्तर प्रदेश में एक दमदार नेता के तौर पे स्थापित हैं, ठीक है। शुरू में उनको किसी लीडर ने आगे मौका दिया और उस मौके पे वो टिकी रही, आज तक कामयाबी से वहां पे अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। इस तरह से ढेर सारी महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं जो अपने बलबूते पे राजनीति कर रही। और मैं बताऊं, ये आप जाति की बात कर रही हैं, मैं अच्छे से जानता हूं एक जर्नलिस्ट के नाते कि कितने सवर्ण, कितने क्षत्रिय, कितने ब्राह्मण और बहुत अपने को कुल खानदान से जोड़ने वाले लोग बहन जी के चरणों का धूल लेते थे और अभी भी लेते हैं। जाते हैं और तलवे से धूल निकाल के माथे पे लगाते हैं, वहां जाति खत्म हो जाती है, जाति रोहित हो जाती है। देखिए जहां पे आप में क्षमता आएगी वहां पे, यहां कोई शुभ्रा से उनकी जाति नहीं पूछेगा, आपसे कोई जाति नहीं पूछेगा आपकी क्या, क्योंकि लोग देखते हैं कि आप कामयाब हैं। और कामयाबी एक बहुत बड़ी ताकत होती है और एकजुटता बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर दोनों चीजें आएंगी तब फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं, सब चीजें अपने आप मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एक तो ये कोटा विदिन कोटा की बात है जिस पर यहाँ पर चर्चा में ही समझ आ रहा है कि कैसे मतभेद हैं इस पर और इसे सुलझाने की ज़रूरत है और एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है और इस दिशा में आगे ज़रूर काम होगा, इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन एक और बात है कि जब रोटेशन की बात होती है उस पर मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का रुख जानना चाहती हूँ। पहले जयप्रकाश जी आपसे, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दीजिए और 5 सालों में उसको रोटेट कीजिए, आज ये सीटें आरक्षित हैं, कल वो सीटें आरक्षित हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का डर हो जाता है कि कहीं जो वोट बैंक है वो न गड़बड़ा जाए। और जब महिलाओं को उम्मीदवार के तौर पर उतारने की बात होती है तो वो ये देखते हैं कि जो पुरुष उम्मीदवार है वो जीतने की ज़्यादा क्षमता रखता है, क्योंकि बहुत तरह के फैक्टर्स जुड़ जाते हैं जो एक लोकतंत्र की या जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसकी खामियों के तौर पर भी हम देख सकते हैं। बाहुबल का प्रयोग होता है, पैसे का प्रयोग होता है, शक्ति का प्रयोग होता है और इसीलिए ये माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का डर होता है कि महिला उम्मीदवार को अगर हम उतारेंगे तो उस तरह की खामियां जो हैं उसे प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर हम वो जो नकारात्मक शक्ति जो कि चुनावों में कई बार इन्वॉल्व होती हैं वो हम नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए वो डरते हैं। ये कितना खतरनाक है? नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि देखिए केवल लोकतंत्र में ही नहीं है, महिला को पुरुष केवल एक ही एंगल से परास्त करता है, वो हिंसा। चूंकि वो तो ईश्वर ने ही 1.5 लीटर रक्त उसको ज्यादा दिया है, तो वो बार बार ऐसे हर फील्ड में युद्ध जैसे माहौल बना के, इसको ईश्वर नहीं कहेंगे हम, सामाजिक संरचना। क्या ये तो मैं साइंटिफिक बता रहा हूँ, आप जानवर पे चले। आज सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है सर, उधर मत जाइए सर प्लीज। सर देखिए सेल्फ डिफेंस की आज बात हो रही है, अगर उस तरह से आप बेटों को और बेटियों को दोनों को रेस करेंगे, एक मौका ऐसा आएगा जब आपको ये मालूम चलेगा कि वो फर्क उतना नहीं है जितना हम समझ लेते हैं, वो फर्क उतना नहीं है। जयप्रकाश जी, एक सेकंड, जयप्रकाश जी जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। उसी की बात करो, पहले तो महिला की बात आपने की है। राजनीतिक दलों के सामने कोई आज भारत में स्थापित एक वर्ग नहीं है महिला वोट बैंक जो आप कह रही हैं, जिससे कि वो तत्काल प्रेशर में आए। अब ये पहले अगर घोषणा हो जाएगी इनके आरक्षण की तो वो तो संसद नियम बनाएगी कि क्या दलित आरक्षण के ट्रैक पे क्या वो परिवर्तित होगी, रोटेट होगी, 10 साल में होंगी, 20 साल में होगी, कब होगी, वो तो नियमावली की चीज है। पहले तो मोटे मोटे ये होगी आरक्षण। लेकिन एक बात मैं कह रहा था कि भारत का तथाकथित वुमेन एम्पावरमेंट भटक गया है। जहां आप अगर देख रही हैं, जो लोहिया जी का विजय उपाध्याय जी बात करते थे कि लोहिया जी तो कहते थे कि रानी बनाम नौकरानी, तो नौकरानी का मॉडल जब आएगा, चूंकि बॉलीवुड में महिलाएं हैं, मीडिया में महिलाएं हैं, लेकिन इनका भी एम्पावरमेंट अगर देखिए तो इनके वनस्पति जो दलित है, जनजाति है, वहां महिलाएं बराबर है, वहां ज्यादा एम्पावरमेंट आप कहते हैं जयप्रकाश जी, कोई भी कहता है ना तो एक तंज सा लगता है सर। आज कम से कम महिला दिवस के मौके पर ना ऐसी बातें आप नहीं करते, आप नहीं करते अगर तो अच्छा होगा। मैं कहती हूँ कि आपको भी इसका हिस्सा होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की मुहिम का हिस्सा जयप्रकाश जी आपको आपके घर के हर सदस्य को होना चाहिए। तंज कसने से अच्छा है, तथाकथित कहने से अच्छा है कि आप आप महिलाओं को अलग खाने में कैसे रख सकते हैं? तो आप आइए ना, फिर आप महिलाओं को अलग खाने में, इसीलिए तो महिलाएं
नहीं आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि अपने को अलग कर लेते हैं, सामने आ जाती हैं। फातिमा जी जल्दी से। देखिए, जिस तरीके से आपने विधायक की बात कही, तो हमें लगता है यही चीजें कुछ कोटे में कोटा, ये जो छोटे छोटे दलों ने जब आवाजें उठाई हैं, तो यही सब चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं अभी पास नहीं हो पाया। लेकिन अगर हमारी जैसे कि हमारे माननीय राहुल जी कह रहे हैं कि ये विधायक हम लोग जरूर पास करेंगे, तो अब जो भी उसमें बन पाएगा, जो भी उसमें इम्प्लीमेंट करे जा सकते हैं, तो उसको देख के ही हम आगे उसका नतीजा देखेंगे कि कैसे पास करा जाए, क्योंकि जरूरी है। अभी जैसे इन्होंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट अलग, आप कैसे पुरुष और महिलाओं को खानों में बांट रहे हैं, इनका एम्पावरमेंट अलग है। आपने महिलाओं को सुरक्षा, अभी जैसे मैत्री जी ने कहा था महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं मिल रही है, महिला सुरक्षा की हालत, ये थॉमस राउटर की रिपोर्ट देख लीजिए आप कि उसके क्या हालत है। आप भारत किस तरीके से महिलाओं की दशा यहाँ असुरक्षित है, तो आप जो है सशक्त कैसे होंगी जब आप पैट्रियार्की से हावी हो चुकी है, चाहते नहीं है। विपक्ष में होने के नाते आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों की अगर बात करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। वो तमाम मसले हैं, उन पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विधेयक पे बिल पे बात करें। हमारी पार्टी बार-बार हमारे एजेंडे में है, अगर यहाँ गोरे बन लेकिन कुछ विज्ञापन बहुत जब कुछ मसले महिला संगठन आगे आता है, महिलाएं खुद नहीं आगे आ रही है, जो रंगभेद को बढ़ावा। शुभांगी जी देखिए, जो मानवाधिकार संगठन है या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, जो मानवाधिकार संगठन है, उनके काम करने पर सवाल खड़ा किया जा रहा है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता है कि अगर आंख खोल के देखा जाता तो तमाम चारों तरफ ऐसी जो संभावनाएं हैं वो दिख जाती हैं, और अभी कई तरह की बातें हुई, कई तरह के कैंपेन लॉन्च हुए, उस पर भी तमाम सवाल उठे। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर जो थोड़ा सा भी काम कर रहा है उसका असर होता है, और उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे सकारात्मक ढंग से देखना चाहिए, उस पर तंज कसने के बजाय। शुभांगी जी, मुझे एक्चुअली एक चीज ये कहनी है कि एक तो ये सशक्तिकरण शब्द काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे इससे वो खैर वो अलग बात है, बट मुझे भी यही लगता है कि महिला सशक्तिकरण का जो काम है वो बहुत भटका है, क्योंकि आज की तारीख में भी महिला को जो भी प्रोग्राम, स्कीम्स, पॉलिसीज निकल रही हैं, महिला को किसी पुरुष के साथ रिश्ते में ही उनके लिए स्कीम्स निकल रही हैं, क्योंकि वो बेटी हैं, उनके लिए स्कीम्स निकल रही हैं, क्योंकि वो किचन में खाना पकाती हैं, उनके लिए स्कीम्स बन रही हैं और पॉलिसीज बन रही हैं, क्योंकि उनकी जाके शादी होगी। आज की तारीख में भी जब महिला सशक्तिकरण शब्द हटा के हमको, अगर हम महिला अधिकार पर काम करने लगेंगे कि हम नागरिक हैं, हम इंसान है, और हमारे अधिकारों तक जो पहुंच नहीं बन रही है, रादर हमें पहुंच जो रोकी जा रही है, उसके लिए अगर काम होना शुरू होगा, तो ये जो भटके हुए रास्ते हैं वो हम आप कह रही हैं कि जब महिला सशक्तिकरण की बात होती भी है, अगर महिला सशक्तिकरण की बात, शुभांगी जी अगर मैं आपकी बात को रखना चाहूँ, तो आप ये कह रही हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात अगर होती भी है तो उन्हें या तो बेटी के तौर पर, या तो माँ के तौर पर, या तो बहन के तौर पर, या तो बीवी के तौर पर, या तो बहू के तौर पर, यानी कि पुरुष ही ब्रह्मांड है और पुरुष के इर्द गिर्द तमाम रिश्ते या तमाम पहचान गढ़ दिया गया। ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए मैं एक बात पांडे जी प्रतिमान दोगले हैं, सारे पतिव्रता का ठेका महिलाओं ने ले रखा है, तो चूंकि उन्होंने पूरे धर्म से ऐसे मॉडल बना दिए। आज जयप्रकाश जी का नारीवाद जो है वो बहुत उबल रहा है, जयप्रकाश जी का। लेकिन 5 साल सत्ता में रहने वाली जो पार्टी है, मैं चाहती थी कि आप वो अपनी जिम्मेदारी की बात करें, लेकिन ठीक है, सबको अपनी बात रखने का मैं जो कहने वाली थी कि जो अधिकारों के लिए जब फिर बात होती है और जब महिलाएं फिर ये मांगे रखती हैं, तो फिर कहा जाता है कि हम लोग ज्यादा ग्रीडी हो गए हैं, हम लालची हो गए हैं, हमको हर चीज में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, हमको सिर्फ अपने अधिकारों तक पहुंच चाहिए है, जो कि हमारे संविधान ने हमको प्रॉमिस किए हैं। ठीक है, मैत्री जी क्या आपको भी यही लगता है कि सभी जो मुहिम चल रहे हैं या फिर जो सशक्तिकरण की बात होती है, कई बार इस लिहाज से भटक जाती है कि वो पुरुष के इर्द गिर्द घूम करके महिलाओं के पहचान को रखने की कोशिश की जाती है? जी, जैसे कि अभी आपने बोला कि महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं, टिकट जब बढ़ता है या उम्मीदवारों की, हाँ, पुरुष की लाइन लगी रहती है, महिलाएं आगे आ ही नहीं रही हैं, तो उनकी भागीदारी हो कैसे? हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि महिलाओं को आगे न करने का जिम्मा किसका है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है महिलाओं को आगे करने की? पुरुष की? नहीं, पुरुष नहीं, बिल्कुल। देखिए, स्वयं आगे पुरुष खुद हकदार बनता है चुनाव लड़ने
के लिए खुद वो अपनी अमेरिका पत्नी के को लोग क्यों नहीं आगे ले जा रहा है? को लड़ना पड़ा। पत्नी को नहीं, क्यों नहीं आगे पत्नी ले जा लड़ने रहा की पुरुष सारा काम देख रहे हैं। रहना चाहिए ये तो बोल रहे हैं। महिलाएं कहाँ से आएंगी? महिलाएं आएंगी कहाँ से? नहीं, आप ज्यादा जहाँ पे महिलाओं को है, पति पुरुष पे सारा क्यों डिपेंड देखते हैं, होना उसको चाहिए? निकलने नहीं देते चार दीवारी से। से तो लड़ना है आपको। महिलाएं ऐसे ऐसे महिलाएं एग्जाम्पल है आएंगी मेरे कहाँ से? पास। महिलाओं को समय पुरुष ही देगा, आगे आप करके करेंगे। लीजिए। अच्छा, दोयम दर्जे की महिलाओं सुन ले को बना उनकी, के रखा हाँ, गया है, इसको तो पहले दूर किया जाए। कम से कम प्राथमिक भाई बराबर है, भारतीय संस्कृति में महिला पुरुष बराबर है। आप पड़ोसी देशों में चले जाइए, थाईलैंड में चले जाइए, भूटान में चले जाइए, वस्त्र एक से पहनते हैं, कभी भी रात में महिलाएं भी घूमती हैं, पुरुष भी घूमते हैं। यहाँ ऐसा बराबरी का हक क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा समाज के लोगों को भी देखिए, और कुछ राजनीतिक स्तर पे भी। सेम और इक्वल, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिला पुरुष सेम हैं, वो उनमें अंतर हो सकता है, नेचुरल फर्क हो सकता है, प्राकृतिक ढांचे में तमाम तरह की चीज़ों में अंतर हो सकता है, लेकिन इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो अधिकार मिलने चाहिए, जो हक मिलने चाहिए, उसमें समानता हम मांग रहे हैं। नहीं, एक शुभ्रा जी, मैं एक बात कहूंगा। नहीं, तो पुरुष को कहा जाता पांडे जी, है। एक मिनट बोलने दीजिए भाई। पांडे जी, लीडरशिप मिलना चाहिए। हर बात का जवाब पांडे जी दे रहे हैं। पांडे जी, मेरी बात नारीवाद जाग गया इनका। क्या संविधान ने पुरुषों को विजय जी, क्या संविधान ने पुरुषों को ज्यादा पावर दिया है? ताकत मिले तो आप डाइन बनिए, आगे ले जाने की बात आती है। आपको सशक्तिकरण किसी नहीं अगर है। आप एक सेकंड एक कम बचा है इनका। एक सेकंड, मैत्रेय जी, मैत्रेय जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश, एक सेकंड बस, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं विजय जी। एक ही कहना चाहूंगा, वक्त बहुत कम बचा है सर। संविधान ने बिल्कुल भी पुरुषों के साथ ज्यादा अधिकार देने का काम नहीं किया। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हाँ। आप अगर पति के साथ बाहर निकलना चाहती हैं तो आपकी चॉइस है, लेकिन जो पति के साथ नहीं, खुद आगे बढ़ के अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही, समाज ऐसे महिलाओं का बड़ा सम्मान कर रहा है, उनको बहुत महत्व दे रहा है। हाँ। और अब दौर ऐसा ही है कि आप यही सशक्तिकरण है कि आप किसी की सहायता लिए बिना बैसाखी के आप समाज में आगे बढ़िए और लोग आपको फॉलो करें। यही सशक्तिकरण। और जितने कानून दिए गए हैं वो एडिशनल हैं, क्योंकि संविधान ने पुरुष और स्त्री को बराबर रखा है। समान मताधिकार है, समान अवसर है। 20% जुडिशरी में अलग से कोटा महिलाओं का है। इसके अलावा घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम में महिलाओं का हक है। रास्ते हैं उन सेम, आप चलिए, सारे रास्ते सेम है, लेकिन आप चलना नहीं चाहती। वजह यह है कि खुद से आपको लगता नहीं कि हम चल पाएंगे। अगर आप में जिनमें ताकत है, नहीं, वैसे वो आगे बढ़ते ये हैं। जो सेंस है ये डेवलप हो रहा है, ये सेंस डेवलप हो रहा है। आखिरी सवाल जयप्रकाश जी आपसे ही है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है कि हमेशा इलेक्शन से पहले, आज राहुल गांधी कह रहे हैं, आप लोग भी कहा करते हैं कि हम पास करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। 2019 का इलेक्शन नजदीक है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है आप लोगों ने कुछ नहीं किया, 5 साल सिर्फ भाषण दिया, और अब जब हम आएंगे सत्ता में तब बिल पास करवा देंगे। अरे उससे बढ़िया वो प्रस्ताव लेके आते, हम समर्थन कर देते। उनका तो राज्यसभा लोकसभा में दोनों में बहुमत था। 5 साल थे। तो जाहिर सी बात है, 5 साल तक नहीं कर पाए ना। राजनीति की इसमें बात नहीं, लेकिन 5 मैं साल बता तक दूं, नहीं कर सुन पाए। लीजिए, 2010 में देखिए, ये जो आया कहा जा रहा था हो कि गया। शिक्षा से एम्पावरमेंट हो जाएगा, केरल में शिक्षा सबसे अच्छी है। पुरुष इतने साथी रहे कि उन्होंने सब्जेक्ट ही जनाना बना रखा है। पढ़ के वो डॉक्टर बन जाएंगी, टीचर बन जाएंगी। एम्पावरमेंट वाले जो क्षेत्र हैं उसे कहा जाता है देखिए बदलाव जो है ना वो धीरे धीरे आएगा। और साथ खड़े हो जाइए सर, तंज करना बंद कर दीजिए और साथ खड़े हो जाइए, बदलाव धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। बदलाव होगा धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम ही सही, हम बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। और आज महिला सशक्तिकरण का दिन है, आज महिला दिवस है। आज फिर से एक बार हम ये आह्वान करें कि महिला होने के नाते राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ राजनीति करने का मौका नहीं देंगे, बल्कि दबाव बनाएंगे ताकि महिला अधिकारों पर बात हो और उस पर निर्णय लिया जाए। आप देखते रहिए ना।